हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 3 विद्युत धारा के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और जो बाह्य प्रतिरोध होते हैं, विद्युत वाहक बल होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि सेलों का संयोजन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सारी बातों के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलों का संयोजन। सेल सभी ने अपने घरों में देखा होगा। घड़ी में सेल लगाए जाते हैं, टॉर्च में लगाए जाते हैं, जो आपके टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें लगाए जाते हैं। तो सेल तो आपने कई देखे होंगे। एक अकेला सेल जो होता है वो उतना धारा का प्रवाह नहीं कर सकता है जितना आपको चाहिए। मतलब एक सेल जो होता है वो काफी कम मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह कर पाता है। तो विद्युत धारा का प्रबल प्रवाह, अधिक प्रवाह प्राप्त करने के लिए हम लोग कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कई सेलों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, उसी तरह आज हमको सेलों का संयोजन पढ़ना है। ठीक है, तो सेलों का संयोजन मेन रूप से क्या क्यों जाता है? तो किसी भी परिपथ में अधिक से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए हम लोग कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। इन सेलों को आपस में जोड़ने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन और एक होता है समांतर क्रम का संयोजन। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है? तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रबल विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसे सेलों का संयोजन कहते हैं। सेलों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, और कई सेलों के संयोजन को ही हम लोग बैटरी भी कहते हैं। सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब सेलों का संयोजन कितने तरह से किया जाता है? तो सेलों का संयोजन मुख्यतः दो तरह से किया जाता है। सेलों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों का संयोजन क्या है? तो सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वही सेलों का संयोजन कहलाता है। और सेलों का संयोजन कितने तरह से किया जाता है? तो सेलों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, जिसको हम लोग
पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है ये जानेंगे हम लोग। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो जब कई सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, कई सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है जब कई सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले सेल का प्रथम टर्मिनल, आपको भी पता है यह जो है एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह हम लोग सेल को दिखाते हैं। यह जो है एक सेल है, बड़ी वाली जो लाइन होती है इसको धनात्मक टर्मिनल और छोटी वाली जो लाइन होती है इसको ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। तो जब कई सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सेल कई सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सेल का प्रथम टर्मिनल और दूसरे सेल का पहले सेल का प्रथम टर्मिनल और अंतिम सेल का दूसरा टर्मिनल मुक्त हो जबकि बीच में प्रत्येक सेल का दूसरा टर्मिनल अगले सेल के प्रथम टर्मिनल से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आइए बात समझने, देखिए क्या कहा गया है। सेलों का संयोजन क्या है तो वो हमने बताया था अभी। फिर सेलों का संयोजन जो होता है उसको हम लोग कहते क्या है, तो सेलों के संयोजन को हम लोग बैटरी कहते हैं। दूसरा, सेलों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम का संयोजन और दूसरा समांतर क्रम का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे एक सेल बना रखा है, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक टर्मिनल को पहला टर्मिनल बोलते हैं और ऋणात्मक को दूसरा टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है कि जब कई सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सेल का प्रथम टर्मिनल
और अंतिम सेल का दूसरा टर्मिनल मुक्त हो, जबकि बीच में प्रत्येक सेल का दूसरा टर्मिनल अगले सेल के प्रथम टर्मिनल से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। मतलब ये कि एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा से जुड़ा होता है, तो ऐसे संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। जैसा अभी हम लोग यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं, देखिए यह एक सेल है, इसका ये प्रथम टर्मिनल है और यह जो है दूसरा टर्मिनल है। प्रथम वाले पे प्लस होता है, दूसरे वाले पे माइनस होता है। यहाँ पे ये इसका प्रतिरोध है, वो भी आंतरिक प्रतिरोध है। फिर देखिए इसका प्रथम सिरा जो है ना, प्रथम टर्मिनल जो है वो क्या है, मुक्त है। पहले सेल का, तो ये हमारा पहला सेल है, प्रथम टर्मिनल और अंतिम सेल का दूसरा टर्मिनल, पहले सेल का धनात्मक सिरा मुक्त रहेगा और जो लास्ट सेल होगा, कई सारे सेलों को आप जोड़ सकते हैं ना, तो जो लास्ट सिरा होगा उसका ऋणात्मक टर्मिनल मुक्त होगा। तो ऐसे सेलों के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। यहाँ पे हम ऐसा, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो हो जाएगा E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1। दूसरा प्रतिरोध दूसरा हमने सेल लिया है, इस तरह दिखा रहे हैं इसको। इसका भी जो विद्युत वाहक बल है वो E2 है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R2 है, ठीक है। और इसका देखिए ये दूसरा सिरा जो है वो किसी सेल से जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरीके से n सेलों को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा सेल हो गया। पहले सेल का प्रथम टर्मिनल फ्री है और दूसरे सेल का जो अंतिम टर्मिनल है, मतलब दूसरे सेल का जो दूसरा टर्मिनल है यानी माइनस वाला, वो फ्री है। देखिए इसका पहला सिरा फ्री है, तो दूसरा जो है इसके पहले वाले से यानी प्लस से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ एक और सेल लगाएंगे तो इसका माइनस वाला उसके प्लस से जुड़ा होगा। फिर एक और सेल लगाएंगे तो एक का माइनस तो दूसरे का प्लस सिरा, या एक का माइनस टर्मिनल तो दूसरे का प्लस टर्मिनल, इस तरह से आपस में जुड़े हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कई सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम इन सारे को हटा करके एक इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्य सेल, जो दोनों सेल मिलकर जितना विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं इस परिपथ में, उतना ही विद्युत धारा का प्रवाह एक अकेला सेल करेगा, ठीक है। जिसको हम लोग तुल्य सेल कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो है बिंदु A, यहाँ पे बिंदु B और यहाँ पे जो है आपका बिंदु C है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। इनके आंतरिक प्रतिरोध, जो सेल है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 और स्मॉल r2 है। बाह्य प्रतिरोध जो होता है उसको हम लोग कैपिटल R1 या कैपिटल R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल r1 स्मॉल r2 ये बता रहा है कि ये इस परिपथ का या इस सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। अब इन दोनों को हटा देंगे और एक सेल लगाएंगे जो इन दोनों के बराबर विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में करवा सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सेल जोड़ा है, A और C, इसको हम लोग कहेंगे E इक्विवेलेंट, इसको कहेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। कहने का मतलब है इन दोनों सेलों को हटा के हमने एक सेल लगाया जो उतना ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं जो दोनों ये सेल मिलकर के विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे थे। तो इस वाले सेल को इन दोनों सेलों का इक्विवेलेंट सेल कहेंगे, यानी तुल्य सेल कहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए पहले सेल के सिरों का विभवांतर, आपको भी पता है कि दोनों सेल के जो सिरे होते हैं
उनके विभव जो होते हैं समान नहीं होते हैं। विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये VA माइनस VB। तो VA ए कहाँ है हमारा, तो यहाँ पे देखिए कितना विद्युत वाहक बल है, तो E1 है, और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो I, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 है। तो विभव या जो हम लोग विभव निकालते हैं वो क्या होता है, V बराबर R इंटू आई। तो ये R1 आंतरिक प्रतिरोध है और ये I जो है धारा है। उसके बाद दूसरे सेल का सिरों का विभवांतर, दूसरे सेल के सिरों का विभवांतर, दूसरे सेल के सिरों का विभवांतर, तो ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब संयोजन के टर्मिनल A और C के बीच का विभवांतर, संयोजन, ये जो हमने संयोजन किया है, संयोजन के टर्मिनल A और C के बीच विभवांतर, तो ये क्या हो जाएगा, A और C के बीच निकालना है ना। देखिए पहले सेल तो A और B के बीच है, पहला सेल जो है A और B के बीच जुड़ा है कि नहीं, तो सिरा A पर जितना विभव है उसमें से सिरा B पर जितना विभव है उसको हम लोग घटा देंगे, तो VA माइनस VB। तो VA माइनस VB, A जो बिंदु है उस पर तो E1 है, लेकिन जो बिंदु B है उस पे R1 और E1, R1 और धारा का मान जो होगा I हो जाएगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान रहता है, वो हो गया IR1। दूसरे सेल, तो दूसरा सेल कहाँ है, बिंदु B और C के बीच में है, तो B और C के बीच विभव जो होगा क्या हो जाएगा, VB माइनस VC। VB के लिए तो E2 हो गया और VC के लिए I इंटू R2 हो गया, तो वो हमने घटा दिया। संयोजन का सेल A और C के बीच में है, तो इनके दोनों सिरों पर जो विभव का अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VC, VA माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VC इज इक्वल टू समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वही हमारा जो तुल्य या इक्विवेलेंट सेल है उसका विभवांतर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VC इज इक्वल टू, इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, VB और VB तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A माइनस C। अब इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, देखिए E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लीजिए दोनों में से, या लिख दिया जाएगा, लिख ही दिया जाए, या कहा जाए कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर देखिए VB और VB कट जाएगा, VA माइनस VC बच जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक है, E1 और E2 को हम लोग अलग कर लेते हैं, E1 प्लस E2 माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस I कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए। अब बिंदु A और C के बीच जो सेल जुड़ा है वह तुल्य सेल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे VA माइनस VC का जो मान आएगा वो E इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे VA माइनस VC का मान हो गया, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस, इन दोनों को लिखेंगे तो I तो कॉमन है,
आर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। अतः इसको क्या कहा जाए, समीकरण नंबर 2 हो चुका है ना, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, और ई इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो E1 प्लस E2 के बराबर है, और आई R1 प्लस R2 जो है वो आर इक्विवेलेंट के बराबर है। अब देखिए, लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, अतः एन सेल, अतः एन सेल यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में हो, तब क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, Rn तक जाएगा। और सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा, एन सेल यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यदि श्रेणी क्रम में हो तब आर ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ में। तो इसमें ये बताया गया है कि श्रेणी क्रम का संयोजन क्या है और श्रेणी क्रम का संयोजन क्यों किया जाता है, श्रेणी क्रम का संयोजन किया कैसे जाता है। तो श्रेणी क्रम में कई सेलों को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल होता है वो क्या हो जाता है, जितने भी सेल आपस में जुड़े हैं उन सभी का विद्युत वाहक बल निकाल करके लास्ट में जोड़ देंगे। और आर इक्विवेलेंट का मतलब जो सेल है उसके जो आंतरिक प्रतिरोध है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R। तो यह जो था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग जानेंगे कि सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है। जिस तरह से हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा था कि सभी धनात्मक सिरे एक बिंदु पर और सभी ऋणात्मक सिरे एक बिंदु पर इस तरीके से जुड़े हो तो उसको हम लोग क्या कहते थे, समांतर क्रम संयोजन कहते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो सेल है उसके दो टर्मिनल हो रहे हैं। सेल को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये सेल है, सेल के दो टर्मिनल हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो अगर कई सेल इस तरह से जुड़े हुए हैं कि सभी धनात्मक सिरे एक बिंदु पर और सभी ऋणात्मक सिरे एक बिंदु पर जुड़े हैं तो इस तरह के संयोजन को हम लोग सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ पे अब लिखनी पड़ेगी, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन ये क्या है। अभी हमने बताया ना, जब कई सेल इस प्रकार जुड़े हो, इस प्रकार जुड़े हो कि सभी धनात्मक टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल एक बिंदु पर और सभी ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे बिंदु पर
जुड़े हो। तो इस प्रकार के सेलों के संयोग, जब कई सेल इस प्रकार जुड़े हो कि सभी धनात्मक टर्मिनल एक बिंदु पर और सभी ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे बिंदु पर जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। अब सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसकी दो स्थितियां होती हैं। एक, जब सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल हो E हो और सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R हो, वैसी स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो, जैसे हम लोग जोड़ते थे ना प्रतिरोधों को, 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस तरीके से हो जाता है। और जो दूसरी स्थिति होती है कि जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तो उस सिचुएशन में जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली स्थिति, केस 1, जब एक समान सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, तब एक समान सेल जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E हो और आंतरिक प्रतिरोध R हो। जब जितने भी सेल जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, उन सभी का जो विद्युत वाहक बल है E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो वैसे स्थिति में जब एक समान सेल जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E हो और आंतरिक प्रतिरोध R हो और समांतर क्रम में जुड़े हो, तब तो जो तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, या क्या कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी बार जोड़ेंगे हम लोग, n बार। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए वैसे तो हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा n/R, होगा ना। अच्छा, ये R1 R2 नहीं रहेगा, इसलिए कि आंतरिक प्रतिरोध सबका समान है। ठीक है, और हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा R 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R, सबको n बार जोड़ दिए तो n/R हो गया। अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/n, जितनी सेलों को आपने जोड़ा है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब केस नंबर 2 क्या है कि सभी सेल इस तरीके से जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में कि सबका जो विद्युत वाहक बल है वो अलग अलग है और सबका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी अलग अलग है। वैसे केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चित्र बनाएंगे और एक ही चित्र से दोनों का काम चलेगा। ठीक है, केस नंबर 2, माना कि दो सेल जिनके, चित्र यहाँ पे लास्ट में बनाएंगे, जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 हैं, क्रमशः E1 और E2 हैं, तथा आंतरिक प्रतिरोध
यहाँ पे थोड़ा सा आंतरिक गड़बड़ हो गया है। ऐसे आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं, जो बिंदु A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच, A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है। संयोजन का बाह्य प्रतिरोध जुड़े हैं, संयोजन का बाह्य प्रतिरोध संयोजन का बाह्य प्रतिरोध R है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है। यदि पहले हम लोग अच्छा लिखिए पहले, यदि इन सेलों से निर्गत धारा I1 और I2 हो तब, I1 और I2 हो तब, देखिए यहाँ जो चित्र बनाया जाएगा वो क्या होगा। यहाँ पे हमने चित्र यहाँ पे बना दे रहे, छोटा सा चित्र बना रहे। यहाँ पे हमने एक सेल लिया हुआ है और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये E1 है और यह जो है R1 है। फिर यहाँ पे एक हमने दूसरा सेल लिया है, इसको हम लोग कह रहे हैं E2 और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R2। अब देखिए इस सेल में क्या है कि दोनों का धनात्मक सिरा जो है इस बिंदु पर, जिसको हम लोग A कहेंगे, A पर जुड़ा हुआ है, और दोनों का जो ऋणात्मक सिरा है वो दूसरे बिंदु यानी B पर जुड़ा हुआ है। ठीक है। देखिए ये E1 है और यह जो है R1 है, यह E2 है और यह जो है R2 है, और दोनों के जो धनात्मक सिरे हैं एक जगह जुड़े हैं और दोनों के ऋणात्मक सिरे दूसरी जगह जुड़े हैं, और यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध है, ये परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। तो ये जितनी धारा का प्रवाह कर रहे हैं, अगर इन दोनों को हटाकर एक ऐसा हम लोग सेल जोड़ दें जो दोनों मिलकर जितना धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित कर रहे थे उतना वो अकेले प्रवाहित करेगा, तो उस सेल को इन दोनों सेलों का तुल्य सेल कहेंगे। और ये बात समझ में ना। मान लीजिए ये दो छोटे छोटे सेल हैं, ये परिपथ में जितना विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, हम क्या करते हैं उतना ही धारा का प्रवाह करने वाले एक नए सेल को इसमें जोड़ देते हैं। इन दोनों छोटे छोटे सेलों को हटा देंगे और एक नया सेल वहां पे लगा देंगे। तो जो नया सेल हम अकेला लगाएंगे दोनों की जगहों पे, उस सेल को हम लोग कहते हैं इन दोनों सेलों का तुल्य सेल, और उसके प्रतिरोध को कहेंगे इन दोनों सेलों दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। आगे बात समझ में। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन दोनों सेलों को हटा दिया और हमने यहाँ पे एक सेल और एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है बिंदु A है और यहाँ पर जो है बिंदु B है, और इसमें जो I धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम लोग E इक्विवेलेंट कहेंगे और इसको R इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे धारा I प्रवाहित हो रही है, I यहाँ तक आती है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है धारा दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, I1 और I2। ठीक है।
तो वही लिखा गया, इन दोनों सेलों से निर्गत धारा I1 और I2 हो तब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, अब प्रथम सेल के सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा, प्रथम सेल, ये हमारा प्रथम सेल है और यह जो है हमारा दूसरा सेल है, तो प्रथम सेल के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, V बर A माइनस VB, इसी को हम लोग B भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, इसको दीजिए समीकरण नंबर, ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, यहाँ पे डाल देते हैं, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे डाल देते हैं। अब जो दूसरा सेल है, दूसरे सेल के सिरों का विभवांतर, तो वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, क्योंकि दोनों सेल जो हैं बिंदु A और B के बीच जुड़े हुए हैं, इसके और इसके बीच में, तो दोनों के लिए जो सिरों का विभवांतर होगा VA माइनस VBE रहेगा, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से संयोजन, अब यहां से लिखा जाए क्या नीचे, इस तरह से, इसी प्रकार संयोजन में, इसी प्रकार संयोजन को हम इस प्रकार में, यदि लिखते हैं इस तरह में, यदि इस संयोजन को हम तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल द्वारा प्रतिस्थापित करें, तब क्या हो जाएगा, V बराबर VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब जो है हमको क्या करना है, देखिए 3 समीकरण हमको मिला है, I बराबर I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1, VA माइनस VB यानी E1 माइनस I1 R1 प्रथम सेल के लिए और ये दूसरे सेल के लिए, और यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध जोड़ा गया है और तुल्य सेल जोड़ा गया है उसके लिए हमने विभवांतर निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको तीनों ही समीकरण से, यहाँ से और यहाँ से धारा का मान निकालना है, तो यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो I1, यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो I2 और यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो I। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से तीनों से हम लोग धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वाले से I1 का मान क्या निकलेगा, I1 बराबर, देख लीजिए पहले तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे हमने भी लिखा हुआ है V माइनस E1 माइनस V, जैसे देख लीजिए हम यहाँ पे यहाँ पे जगह है ना, हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रहे हैं, I2 और R2 को हम लोग यहाँ पे ला दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा I2 R2 और इधर हमारे पास क्या बचेगा E2 माइनस V
अब I2 का मान निकालना है, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस बी बाई R2। ये हमको किसका मान मिला है? I2 का मान मिला है। इसको हम लोग उठा के यहाँ पे ला दे रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। भी को जब इधर लाएंगे तो E2 माइनस बी हो जाएगा। अब हमको I2 का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ से R2 को हटाएंगे तो ये इसके नीचे आ गया। इसी प्रकार हम लोग I1 का मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस बी बाई R1, और I बराबर क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट माइनस बी बाई R इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमने मान तो निकाल दिया है I2 का। अब ये सारे मान समीकरण नंबर 1 में रखे जाएंगे। I1 I2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में हम सारा मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में जब मान रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? I का मान हमको रखना है, तो I का मान हमारे पास क्या मिला हुआ है? E इक्विवेलेंट माइनस भी बाई R इक्यू मिला है ना? ठीक है, या ऐसा करते साथ ही साथ सब निकालते चलते? चलिए कोई बात नहीं। इज इक्वल टू I1 का मान, तो I1 का मान हमारे पास ये है E1 माइनस बी बाई R1 प्लस I2। तो I2 का मान हमारे पास क्या है? यहाँ निकला हुआ है I2 का मान, ये रख लेंगे हम लोग E2 माइनस बी बाई R2। ठीक है, अब तो यहाँ जगह बचा नहीं है, हम लोग आगे के पेज पे इसको करेंगे। ठीक है, तो इतनी दूर तक आपको क्लियर है ना? केस नंबर 1, जब सभी सेल समान हो और सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध हो वह भी समान हो, तो वैसे सिचुएशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R बाई N। जब सभी सेल अलग अलग हो, जिनका विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 हो और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 R2 R3 हो, वैसे सिचुएशन में जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन किया जाता है वो किस तरह किया जाता है? तो हमने लिखा है I बराबर I1 प्लस I2, B बराबर, तो बी ए माइनस बी बी, इसी बी ए माइनस बी को हम भी लिख रहे हैं। फिर यहाँ भी बी ए माइनस बी है तो उसके लिए भी हम भी लिख रहे हैं। फिर यहाँ भी बी ए माइनस बी है तो उसके लिए भी हम भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे I2 का मान निकाला है, उसी तरीके से आप I1 का भी मान निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट जो है I का भी मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब I1 I2 और I1 और I2 इन सारे मानों को हम लोग कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा। हमने इसको इसलिए नहीं मिटाया कि इसके आगे हमको करना है, इसलिए हम आगे अब यहाँ से कंटिन्यूअस करेंगे। यहाँ तक तो सारी बातें आपको क्लियर थी, अब यहाँ से हमको आगे करना है। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, देखिए R इक्विवेलेंट है ना, तो हम लोग दोनों पार्ट को अलग अलग कर दे रहे हैं, यानी ये हो जाएगा, यहाँ से करते हैं E इक्विवेलेंट बाई R इक्यू माइनस V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दे रहे हैं हम लोग, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ये लाइन समझ आई है? हमने यहाँ से आगे किया हुआ है, यहाँ तक तो हमने कर दिया था, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, E1 और E2 को अलग कर दे रहे हैं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया गया। अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ये और ये बचा है ना, इन दोनों में हम लोग माइनस भी कॉमन ले ले रहे हैं।
तो माइनस भी हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये बचेगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगा और यह चीज इसके बराबर हो जाएगा, यानी EEQ बाई REQ इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। और इसको हम लोग बराबर करेंगे तो भी और भी तो कैंसिल हो जाएगा। 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा कि नहीं, देख लीजिए हम लोग दोनों पक्षों की तुलना कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 4, इसको हम लोग कह दें समीकरण नंबर 5 और इसको हम लोग कह दें समीकरण नंबर 6। ठीक है, क्योंकि 4 तक तो हमने वहां लिखा हुआ है, 5 और 6 ये हो गया। अब यहाँ पे आगे करना है आपको, समीकरण 5 को, ये 5 है, 6 से भाग देने पर, समीकरण 5 को समीकरण 6 से भाग देने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए ये समीकरण नंबर 5 है और यह समीकरण नंबर 6 है, तो हम लोग दोनों को भाग देंगे। देखिए क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, वन बाई R इक्विवेलेंट, और इधर क्या बचेगा हमारे पास E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बचेगा ना, नीचे 1/R1 प्लस 1/R2, R इक्विवेलेंट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2, नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो देखिए अब हमको क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये चीज तो कट जाएगा, फिर ये सॉरी ये चीज और ये चीज कट जाएगा, बचेगा क्या R1 प्लस R2 बच जाएगा। E इक्विवेलेंट का मान हो गया, और समीकरण नंबर 6 से R इक्विवेलेंट का मान क्या मिल जाएगा, समीकरण 6 से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये हो गया समीकरण नंबर 7 और ये हो गया समीकरण नंबर 8। काफी थोड़ा बड़ा था, तो पहले हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया हुआ था और फिर हम यहाँ आए, फिर हम लोग ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, क्या किया गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, तो ऐसा मिला, फिर ये चीज ऐसा हो गया और ये चीज ऐसा हो गया। इन सबों को हमने क्या किया है, दोनों में भी कॉमन ले लिया गया है, E1 बाई R1 E2 बाई R2। अब दोनों पक्षों की तुलना की जा रही है, तो इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है, तो R इक्विवेलेंट का मान हमको मिल रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, और समीकरण नंबर 6 से आपको मिल सकता है R इक्विवेलेंट का मान R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो ये था समांतर क्रम में संयोजन जब हम लोग करते हैं सेलों का, तो उसके लिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक तुल्य प्रतिरोध जो होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, और जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये था सेलों का संयोजन,
और आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही जानेंगे, बाकी हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके, अच्छाइयों का पता चल सके। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मुझे अपनी कमियों का पता नहीं चल पाएगा और वो कमी जो होगी दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मेरे अंदर जो कमियां हो मैं उसे सुधार कर सकूं।